नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम थोड़ी जटिल बातों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज तारीख है 23 अगस्त 2025 और आज हम इस दिन के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालेंगे, खास तौर से यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से। ये इस तारीख के विश्लेषण का पहला भाग, पार्ट 1 है। और हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी हल्की बात की हो, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या देख रहे हैं, देखिए। मीठी नदी है, फिर जेजू द्वीप, युगलिना, अभ्यास समन्वय शक्ति, सीसीडी टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, चार्ज कपल डिवाइस, ब्लू कार्बन, आईसीएसएसआर, हंटिंगटन रोग, डल झील और लिपुलेक दर्रा भी, काफी कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इन सब में क्या खास है। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण ठीक लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला टॉपिक उठाते हैं, मीठी नदी। मुंबई से खबर है। हाँ। मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, ईडब्ल्यूओ, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है। अच्छा। आरोप ये है कि मीठी नदी की जो गाद निकालने का काम था, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। बीएमसी को, मतलब मुंबई महानगर पालिका को, करीब 65 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। 65 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। और मीठी नदी ये मुंबई की 4 मुख्य नदियों में से एक है ना? हाँ बिल्कुल। ये विहार लेक के ओवरफ्लो से निकलती है। पुवई झील का पानी भी इसमें आता है। और फिर ये करीब 18 किलोमीटर बहकर माहिम क्रीक पर अरब सागर में मिल जाती है। हाँ, और रास्ते में पोवई, कुर्ला, धारावी जैसे कितने ही इलाकों से गुजरती है। ये एक मौसमी नदी है, मतलब बरसात पर निर्भर करती है ज्यादातर। और शायद इसीलिए ज्यादा संवेदनशील भी है। मुझे याद है 2005 में जो मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी। हाँ, 26 जुलाई, एक दिन में 944 mg बारिश। हाँ, उसी बाढ़ के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी, कहीं 5 मीटर से लेकर कहीं 70 मीटर तक। तो ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे शहरी विकास और पर्यावरण के बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। ये नदी औद्योगिक रिहायशी इलाकों से गुजरती है, तो प्रदूषण का खतरा तो है ही। सही कहा। और ये गाद निकालने वाला घोटाला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, मतलब यूपीएससी के लिहाज से देखें तो। बिल्कुल। जीएस पेपर 3, शहरी बुनियादी ढांचा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण क्षरण, ये सब जुड़ता है इससे। ये केस स्टडी की तरह है कि कैसे पारदर्शिता की कमी, हाँ, और जवाबदेही की कमी, इससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि बाढ़ जैसे खतरे भी बढ़ते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे कामों के लिए EIA, मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन, और रेगुलर ऑडिट नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जरूरी सवाल है। अच्छा, पानी की बात चल रही है तो एक और टॉपिक है, युगलिना। हाँ, युगलिना। खबर है कि भारत में युगलिना और इससे मिलते जुलते जीव पानी की खराब होती क्वालिटी के इंडिकेटर बन गए हैं। ये होता क्या असल में युगलिना? युगलिना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव है, एक कोशिका वाला, मतलब सिंगल सेल्ड। इसमें एक फ्लैजिला होता है, पूंछ जैसा, जिससे ये चलता है। और मिलता कहाँ है? आमतौर पर रुके हुए या धीरे बहने वाले मीठे पानी में, जैसे तालाब, झीलें वगैरह। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये दोहरी जिंदगी जीता है, कह सकते हैं। ये पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, मतलब धूप से खाना बना सकता है। अच्छा। और जानवरों की तरह बाहर से ऑर्गेनिक मैटर खा भी सकता है। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है ना? भारत में युगलिना के साथ साथ फाकस और ट्रैचुलोमानास भी आम हैं, खासकर गर्मियों में। और इनके जो ब्लूम होते हैं, मतलब जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो पानी का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। हाँ, वो एस्टेक्सांथिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन ये देखने में भले ही अजीब लगे, इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? देखिए, रात में ये पानी से ऑक्सीजन खींचते हैं, इससे हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी, मछलियां मरने लगती हैं। फिर ये पानी की सतह पर एक मोटी परत बना लेते हैं, जिससे नीचे के पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पूरी झील की इकोलॉजी बिगड़ सकती है। और मछलियों पर कोई सीधा असर? हाँ, ये उनके गलफड़ों में चिपक सकता है, और कुछ प्रजातियां तो यूग्लिनोफाइसिन जैसा जहर भी पैदा कर सकती हैं। तो ये भी पर्यावरण और जल प्रदूषण से जुड़ा है मुद्दा है, जीएस पेपर 3 के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे यूट्रोफिकेशन, मतलब पोषक तत्वों का पानी में ज्यादा मिलना, जल निकायों को बर्बाद कर सकता है। क्या इसका कोई फायदा भी है? बहुत सीमित। कुछ कॉस्मेटिक्स या न्यूट्रिस्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है, पर मेन बात यह है कि पानी में इनकी ज्यादा मौजूदगी, मतलब प्रदूषण का एक साफ संकेत है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर। समझ गया। पानी से ही जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है, ब्लू कार्बन। हाँ, ब्लू कार्बन बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। हाल ही में खबर थी कि समुद्री शैवाल, मतलब सीवीड की खेती
एक ब्लू कार्बन स्ट्रैटेजी हो सकती है। हालांकि अभी इस पर डेटा कम है कि ये कितना कार्बन जमा करती है। सही है। तो पहले ये समझें कि ब्लू कार्बन है क्या। बताइए। ब्लू कार्बन वो कार्बनिक कार्बन है जो समुद्री तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कोस्टल इकोसिस्टम सोखते हैं और जमा करते हैं। जैसे मैंग्रोव के जंगल, नमक वाले दलदल, सॉल्ट मार्शेस या समुद्री घास के मैदान, सी ग्रास मेडोज। ब्लू इसलिए क्योंकि ये पानी वाले माहौल में जमा होता है। उधर के कार्बन सोखने का लगभग 50% हिस्सा इन्हीं से आता है। ये जमीन के जंगलों से कहीं ज्यादा तेजी से कार्बन सोखते हैं और उसे हजारों सालों तक अपनी मिट्टी में दबाए रख सकते हैं। कमाल है। हाँ, हालांकि समुद्र में सबसे ज्यादा कार्बन तो पानी में घुला हुआ CO2 है, लेकिन कार्बन सिंक के रूप में इन तटीय इकोसिस्टम्स का रोल बहुत बड़ा है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में GS पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण हमारे नेचुरल हथियार हैं। तो इन्हें बचाना और दोबारा उगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये न सिर्फ कार्बन कम करने में मदद करेंगे बल्कि तूफानों से बचाव और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अहम है। हमारी जो NDCs है मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण और पानी से जुड़े मुद्दों के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रीय और सुरक्षा से जुड़ी खबरें देखते हैं। जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया। हाँ, जेजू आइलैंड। खबर है कि वहां विदेशी टूरिस्ट के बुरे बर्ताव की शिकायतें आई हैं और पुलिस को कई भाषाओं में नोटिस लगाने पड़े। जेजू द्वीप जो है वो दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ईस्ट चाइना सी में है ये, और ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। अच्छा, ज्वालामुखी वाला। हाँ, यहीं पर दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हल्लासन है, जो एक शांत ज्वालामुखी है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जेजू ज्वालामुखी द्वीप और लावा ट्यूब्स। तो जाहिर है टूरिस्ट बहुत आते होंगे। बहुत, और यही शायद समस्या की जड़ भी है। ये घटना दिखाती है कि बढ़ता टूरिज्म और स्थानीय संस्कृति पर्यावरण के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है, जिसे आजकल ओवर टूरिज्म कहते हैं। हाँ, ये शब्द काफी चल रहा है। UPSC के लिहाज से देखें तो ये सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल GS पेपर 3 और कल्चरल सेंसिटिविटी GS पेपर 1 सोसाइटी के महत्व को दिखाता है। और हाँ, ईस्ट चाइना सी में इसकी लोकेशन इसे जियोपॉलिटिकली GS पेपर 2 भी महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, अब आते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में। असम के तिनसुकिया जिले में लाइपुली नाम की जगह पर अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 शुरू हुआ है। हाँ, समन्वय शक्ति। ये किस तरह का अभ्यास है? ये एक मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है। मतलब सेना और नागरिक प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। भारतीय सेना ने असम और मणिपुर के अधिकारियों के साथ मिलकर इसे शुरू किया है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें आर्मी, एयरफोर्स तो है ही, साथ में जिला प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, NDRF, SDRF, मेडिकल टीम, BRO। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और रेलवे, शिक्षण संस्थान, यहाँ तक कि ऑयल इंडिया, IOCL जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो मकसद क्या है इसका? तालमेल बढ़ाना? बिल्कुल, खासकर नॉर्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाके में जहां सुरक्षा चुनौतियां भी हैं और विकास की जरूरत भी, वहां सभी एजेंसियों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा। आपदा के समय या सुरक्षा की स्थिति में कैसे मिलकर काम करें, ये GS पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे स्थानीय लोगों और संस्थाओं में भरोसा भी बढ़ेगा। सही है। अब एक और सीमा से जुड़ा मुद्दा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास। हाँ, खबर है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पॉइंट से व्यापार फिर शुरू होने के बाद भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावों को खारिज कर दिया। ये दर्रा है कहां पर? लिपुलेख पास उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। ये भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के पास है। काफी ऊंचाई पर है, करीब 17,500 फीट। और ये जोड़ता किसको है? ये उत्तराखंड को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी तो है शायद। हाँ, बहुत। सदियों से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता रहा है, और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है हिंदुओं की, उसका भी एक अहम हिस्सा है। अच्छा। 1992 में चीन के साथ ट्रेड के लिए खुलने वाला ये पहला इंडियन बॉर्डर पोस्ट था। इसके बाद फिर 1994 में शिपकीला, हिमाचल, और 2006 में नाथुला, सिक्किम खोले गए। तो ये जो ताज़ा विवाद है नेपाल के साथ,
देखिए, ये दिखाता है कि सीमा विवाद कितने पेचीदा होते हैं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संभालना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। GS पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। यहाँ हम बस ये बता रहे हैं कि भारत ने नेपाल के दावों को खारिज किया है। इस विवाद पर हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। ठीक है। ऐसे मुद्दे डिप्लोमेसी और बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के महत्व को ही उजागर करते हैं। और हाँ, भूगोल के लिहाज से याद रखें, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच का इलाका है। ठीक है, चलिए अब कुछ टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इंस्टीट्यूशन से जुड़े टॉपिक्स देखते हैं। पहला है चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD। हाँ, CCD। ये क्या चीज़ है और आजकल क्यों चर्चा में? वैसे तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है शायद। हाँ, ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसने डिजिटल इमेजिंग में, मतलब तस्वीरें लेने के तरीके में क्रांति ला दी थी। ये असल में प्रकाश को बिजली के सिग्नल में बदलती है। कैसे काम करती है ये? बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल होते हैं जो लाइट सेंसर की तरह काम करते हैं। जब लाइट मतलब फोटोन इन पर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं। हर पिक्सल इन इलेक्ट्रॉन्स को जमा करता है। फिर इन जमा हुए चार्जेस को एक लाइन में आगे बढ़ाया जाता है, जैसे बाल्टी से पानी पास करते हैं। इसीलिए चार्ज कपल्ड कहते हैं। बिल्कुल। और आखिर में इन चार्जेस को पढ़कर डिजिटल इमेज बना ली जाती है। तो ये वही है जो हमारे डिजिटल कैमरास या फोन कैमरा में होता है? हाँ, मूल रूप से आजकल CMOS सेंसर ज्यादा यूज होते हैं फोन्स वगैरह में, लेकिन CCD का भी बहुत इस्तेमाल होता है। डिजिटल कैमरा, CCTV कैमरे। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल फील्ड में देखिए, एक्सरे इमेजिंग, CT स्कैन, एंडोस्कोपी। साइंस में माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और खास तौर पर एस्ट्रोनॉमी में, मतलब खगोल विज्ञान में। अच्छा, खगोल विज्ञान में क्यों खास है? क्योंकि आसमान में तारे या गैलेक्सीज अक्सर बहुत धुंधली होती हैं। CCD सेंसर बहुत कम रोशनी को भी पकड़ सकते हैं और ये लंबे समय तक लाइट इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे लॉन्ग एक्सपोजर कहते हैं। इससे बहुत दूर की और धुंधली चीजों की भी साफ तस्वीर मिल जाती है। ये क्षमता पहले वाली फोटोग्राफिक प्लेट्स में नहीं थी। तो ये साइंस इनटेक GS पेपर 3 के लिहाज से अहम है? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के एक एप्लीकेशन ने इतने सारे फील्ड्स बदल दिए। ठीक है, अब एक संस्थागत खबर। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। हाँ, ये खबर आई है। उनसे इलेक्शन कमीशन के CIR अभ्यास और महाराष्ट्र चुनाव पर जो उन्होंने स्टडी की, उसकी फंडिंग के सोर्स पूछे गए हैं। पहले ICSS के बारे में थोड़ा बताइए। ICSSR, जैसा आपने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये भारत में सोशल साइंसेस मतलब सामाजिक विज्ञान और मानविकी में रिसर्च के लिए सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। 1969 में बनी थी, शिक्षा मंत्रालय के तहत आती है, पर एक ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त संस्था है। काम क्या करती है ये? ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, फेलोशिप देती है, ट्रेनिंग कराती है, सेमिनार आयोजित करती है, पब्लिकेशंस में मदद करती है। सोशल साइंस रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। और CSDS? CSDS दिल्ली में है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। ये देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों में से एक है। खासकर चुनावी अध्ययन, पॉलिटिकल बिहेवियर पर इनके काम के लिए जाना जाता है। तो ये नोटिस का मामला? देखिए, हम यहाँ सिर्फ खबर और संस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। इस नोटिस वाले मामले पर कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो जरूरी है। लेकिन UPSC के नजरिए से देखें तो ये अकादमिक स्वतंत्रता, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी जैसे मुद्दे उठाता है। GS पेपर 2 गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। ICSSR जैसी संस्थाओं का रोल क्या है, उनके नियम क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है। और वो SIR अभ्यास क्या था? SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का अभियान होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर। हंटिंगटन रोग। हाँ, हंटिंगटन डिजीज। खबर है कि इसके मरीजों और उनके देखभाल करने वालों ने 2024 में मांग की थी कि इसे राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत दुर्लभ माना जाए, लेकिन केंद्र और राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ये बीमारी है क्या? हंटिंगटन रोग एक बहुत गंभीर जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक। ये दिमाग की कोशिकाओं पर असर करती है, जिससे वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और मर जाती हैं। ये होती कैसे? ये HTT नाम के एक जीन में गड़बड़ी मतलब म्यूटेशन की वजह से होती है। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, हंटिंगटन। म्यूटेशन के कारण ये प्रोटीन गलत तरीके से बनता है और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है। और ये वंशानुगत है? हाँ,
अगर माँ बाप में से किसी एक को ये बीमारी है तो बच्चे में होने का 50% चांस होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षणों में शरीर का अनियंत्रित रूप से हिलना डुलना, जिसे कोरिया कहते हैं, सोचने समझने में दिक्कत, याददाश्त कमजोर होना, व्यवहार में बदलाव आना, ये सब शामिल है। ये बीमारी ज्यादातर वयस्क होने पर शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है जो इसे रोक सके या ठीक कर सके। सिर्फ दवाइयों से लक्षणों को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और मरीजों की स्थिति? उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है और आमतौर पर लक्षण शुरू होने के 15 से 20 साल के अंदर मरीज की मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखद है। तो इसे दुर्लभ रोगों की लिस्ट में डालने की मांग क्यों हो रही है? क्योंकि जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति है, उसके तहत लिस्टेड बीमारियों के मरीजों को इलाज और देखभाल के लिए कुछ वित्तीय सहायता मिल सकती है। ये मामला रेयर डिजीजेस की चुनौतियां, हमारी हेल्थ पॉलिसी, जेनेटिक बीमारियों के मैनेजमेंट, जीएस पेपर 2 हेल्थ, जीएस पेपर 3 S&T जैसे कई मुद्दों को सामने लाता है। ये कितनी आम है वैसे? ये ज्यादातर यूरोपियन मूल के लोगों में पाई जाती है। अनुमान है कि प्रति 1 लाख लोगों में 3 से 7 लोगों को ये प्रभावित करती है। ठीक है, अब आखिर में चलते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील की ओर। हाँ, डल लेक। यहाँ हाल में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है और पहली बार रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग की रेस हुई हैं। हाँ, डल झील, जिसे कश्मीर का गहना या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं, श्रीनगर की पहचान है। ये पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरी हुई अपनी हाउस बोट्स, शिकारा, तैरते बाजार के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल। और इसके किनारे मुगल गार्डन्स भी हैं। इसे एक कॉजवे मतलब पुल जैसे रास्ते ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है: गगरीबल, लॉकडल, बोटडल और नागिन। और ये खेलो इंडिया इवेंट ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने मिलकर करवाया था। मकसद है जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, लोकल लोगों के लिए रोजगार के मौके बनाना और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। ये पहली ओपन एयर चैंपियनशिप थी जिसमें ओलंपिक लेवल के इवेंट्स हुए। हाँ, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग के जो 14 और 10 इवेंट्स हुए वो सब ओलंपिक कैटेगरी वाले थे। तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी, GS पेपर 2 गवर्नेंस और टूरिज्म प्रमोशन, GS पेपर 3 इकोनॉमी दोनों से जुड़ता है। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वो वुलर झील है जो कश्मीर में ही है। डल झील शहरी झील है और साइज में वुलर से छोटी है। ये फैक्ट याद रखना चाहिए। मुंबई की नदी से लेकर ब्लू कार्बन, जेजू द्वीप, नॉर्थ ईस्ट का अभ्यास, CCD टेक्नोलॉजी, ICSSR, हंटिंगटन रोग, डल झील और लिपुलेख दरहा। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा से एक बात जो उभर कर आती है वो ये है कि ये सारे मुद्दे, चाहे वो लोकल लगे या इंटरनेशनल, पर्यावरण के हों या तकनीक के, स्वास्थ्य के हों या सुरक्षा के, ये सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक नदी का स्वास्थ्य शहर के मैनेजमेंट से जुड़ा है। एक छोटा सा जीव पानी की कहानी कहता है। एक मिलिट्री अभ्यास नागरिक सुरक्षा से जुड़ता है। एक बीमारी हमारी हेल्थ पॉलिसी पर सवाल उठाती है। एक पहाड़ी दर्रा देशों के रिश्तों को दिखाता है। सही है। UPSC की तैयारी में शायद यही सबसे जरूरी है, इन अलग अलग दिखने वाले डॉट्स को जोड़ना, एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया बनाना। शायद यही सोचने की बात है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, इन कनेक्शंस को कैसे समझें। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ऐसे और विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपनी तैयारी जारी रखिए। हम जल्द ही और विषयों के साथ वापस आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।